आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। कितना उत्तम संदेश है। इस श्लोक में कहा है, प्रकाश करने की प्रार्थना करें। आजकल दुनिया के अनेक देशों में दिवाली मनाई जाती है। विशेष बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय समुदाय शामिल होता है ऐसा नहीं है, बल्कि अब कई देशों की सरकारें, वहां के नागरिक, वहां के सामाजिक संगठन दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक प्रकार से वहां भारत खड़ा कर देते हैं। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। हमारे यहाँ तो हर राज्य, हर क्षेत्र के अपने अपने इतने विभिन्न उत्सव होते हैं, दूसरे देशों के लोगों की तो इनमें बहुत दिलचस्पी होती है। इसलिए भारत में फेस्टिवल टूरिज्म बढ़ाने में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की भूमिका भी बहुत अहम है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में हमने तय किया था कि इस दीपावली पर कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा था, आइए हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें, यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान। और देखते ही देखते इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अनगिनत इंस्पिरेशनल स्टोरीज का अंबार लग गया। वारंगल के कोडीपाका रमेश ने नमो ऐप पर लिखा कि मेरी माँ मेरी शक्ति है। 1990 में 1990 में जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, तो मेरी माँ ने ही पांचों बेटों की जिम्मेदारी उठाई। आज हम पांचों भाई अच्छे प्रोफेशन में हैं। मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है, और वो सच अर्थ में भारत की लक्ष्मी है। रमेश जी, आपकी माताजी को मेरे प्रणाम। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली गीतिका स्वामी का कहना है कि उनके लिए मेजर खुशबू कंवर भारत की लक्ष्मी है, जो बस कंडक्टर की बेटी हैं, और उन्होंने असम राइफल्स की ऑल वुमेन टुकड़ी का नेतृत्व किया था। कविता तिवारी जी के लिए तो भारत की लक्ष्मी उनकी बेटी है, जो उनकी ताकत भी है। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी बेहतरीन पेंटिंग करती है। उसने क्लैट की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है। वहीं मेघा जैन जी ने लिखा है कि 92 ईयर की 92 साल की एक बुजुर्ग महिला वर्षों से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाती है। मेघा जी इस भारत की लक्ष्मी की विनम्रता और करुणा से काफी प्रेरित हुई है। ऐसी अनेक कहानियां लोगों ने शेयर की है। आप जरूर पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और खुद भी ऐसा ही कुछ अपने आसपास से शेयर कीजिए। और मेरा भारत की इन सभी लक्ष्मियों को आदरपूर्वक नमन है। मेरे प्यारे देशवासियों, 17वीं शताब्दी की एक सुप्रसिद्ध कवियत्री सांची होन्नम्मा, उन्होंने 17वीं शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक कविता लिखी थी। वो भाव, वो शब्द, भारत की लक्ष्मी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है जैसे उसका फाउंडेशन 17वीं शताब्दी में ही रच दिया गया था। कितने बढ़िया शब्द, कितने बढ़िया भाव और कितने उत्तम विचार कन्नड़ भाषा की इस कविता में है। पेन्निंद पेर्मेगोंडनु हिमवंतनु, पेन्निंद भृगु पेर्चिदनु, पेन्निंद जनकरायनु जस बड़ेदनु। अर्थात हिमवंत यानी पर्वत राजा ने
अपनी बेटी पार्वती के कारण, ऋषि भृगु ने अपनी बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के कारण प्रसिद्धि पाई है। हमारी बेटियां हमारा गौरव है और इन बेटियों के महात्म्य से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है और उसका उज्जवल भविष्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 12 नवंबर 2019 यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाई बहन बसे हुए हैं जो गुरु नानक देव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं वैनकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। वे छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। गुरु नानक देव जी ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं की जिन्हें उदासी कहा जाता है। सद्भावना और समानता का संदेश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर दिशा में गए। हर जगह लोगों से, संतों और ऋषियों से मिले। माना जाता है कि असम के सुविख्यात संत शंकरदेव भी उनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने हरिद्वार की पवित्र भूमि की यात्रा की। काशी में एक पवित्र स्थल गुरुबाग गुरुद्वारा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी वहां रुके थे। वे बौद्ध धर्म से जुड़ी राजगीर और गया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए थे। दक्षिण में गुरु नानक देव जी श्रीलंका तक की यात्रा की। कर्नाटक में बीदर की यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने ही वहां पानी की समस्या का समाधान किया था। बीदर में गुरु नानक जीरा साहब नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है जो गुरु नानक देव जी की हमें याद भी दिलाता है। उन्हीं को ये समर्पित है। एक उदासी के दौरान गुरु नानक जी ने उत्तर में कश्मीर और उसके आसपास के इलाके की भी यात्रा की। इससे सिख अनुयायियों और कश्मीर के बीच काफी मजबूत संबंध स्थापित हुआ। गुरु नानक देव जी तिब्बत भी गए, जहां के लोगों ने उन्हें गुरु माना। वे उज्बेकिस्तान में भी पूजनीय है, जहां उन्होंने यात्रा की थी। अपनी एक उदासी के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान भी शामिल है। वे लाखों लोगों के दिलों में बसे, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 85 देशों के 85 कंट्रीज के राजदूत दिल्ली से अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और ये सब गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के निमित्त हुआ था। वहां इन सारे राजदूतों ने गोल्डन टेम्पल के दर्शन तो किए ही, उन्हें सिख परंपरा, संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला। इसके बाद कई राजदूतों ने सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें साझा की, बड़े गौरवपूर्वक अच्छे अनुभवों को भी लिखा। मेरी कामना है कि गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हमें उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की और अधिक प्रेरणा दे। एक बार फिर मैं शीश झुकाकर गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि 31 अक्टूबर की तारीख आप सबको अवश्य याद होगी। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का है, जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे
जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी। 1921 में 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में डेलीगेट्स पहुंचने वाले थे। अधिवेशन की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी। इस अवसर का उपयोग उन्होंने शहर में पानी सप्लाई के नेटवर्क को भी सुधारने के लिए किया। यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो। यही नहीं, उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि अधिवेशन स्थल से किसी डेलीगेट का सामान या उसके जूते चोरी न हो जाए। और इसे ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल ने जो किया वह जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। उन्होंने किसानों से संपर्क किया और उनसे खादी के बैग बनाने का आग्रह किया। किसानों ने बैग बनाए और प्रतिनिधियों को बेचे। इन बैग्स में जूते डाल अपने साथ रखने से डेलीगेट्स के मन से जूते चोरी होने की टेंशन खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ खादी की बिक्री में भी काफी वृद्धि हुई। संविधान सभा में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए हमारा देश सरदार पटेल का सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे जाति और संप्रदाय के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव की गुंजाइश न बचे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ और ऐतिहासिक काम किया। सरदार वल्लभ भाई की यही विशेषता थी, जिनकी नजर हर घटना पर टिकी थी। एक तरफ उनकी नजर हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केंद्रित थी, वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान दूर सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप पर भी था। दरअसल जब हम सरदार पटेल के प्रयासों की बात करते हैं तो देश के एकीकरण में कुछ खास प्रांतों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है। लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात को लोग शायद ही याद करते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि लक्षद्वीप कुछ द्वीपों का समूह है। यह भारत के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स, आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कुछ करें और वहां तिरंगा फहराएं। लक्षद्वीप में तिरंगा पहला फहरना चाहिए। उनके आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। इस घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार ब्रदर से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप को विकास के लिए हर जरूरी मदद मिले। आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसके खूबसूरत द्वीपों और समुद्र तटों की यात्रा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर 2018 का दिन, जिस दिन सरदार साहब की याद में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश और दुनिया को समर्पित किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचाई में डबल है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। हर हिंदुस्तानी का सिर शान से ऊंचा उठ जाता है। आपको खुशी होगी, एक वर्ष में 26 लाख से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे।
इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन औसतन 8,500 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता का दर्शन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनके हृदय में जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको प्रकट किया। और अब तो वहां कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी, ऐसे अनेक आकर्षण के केंद्र लगातार विकसित होते चले जा रहे हैं। और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी मिल रहे हैं। और आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई गांव वाले अपने अपने घरों में होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। होम स्टे फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहां के लोगों ने अब ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू कर दी है और मुझे यकीन है कि जल्द ही यह वहां के लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी बन जाएगा। साथियों, देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। हम सब इसके साक्षी हैं कि कैसे एक साल के भीतर भीतर एक स्थान विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होता है। वहां देश विदेश से लोग आते हैं। ट्रांसपोर्ट की, ठहरने की, गाइड्स की, इको फ्रेंडली व्यवस्थाएं एक के बाद एक अपने आप बहुत सारी व्यवस्थाएं विकसित होती चली जा रही है। बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार लोग वहां सुविधाएं पैदा कर रहे हैं। सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। साथियों, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात